अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा नाम जुनैद है। मैं 27 साल का हूं और लाहौर का रहने वाला हूं। ये बात तब की है जब मैं 18 साल का था। मेरी सबसे बड़ी फुप्पो, जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर थी, हर साल एक माह के लिए पाकिस्तान आती तो हमारे ही घर ठहरती। मेरे अब्बू और फुप्पो में बहुत मोहब्बत थी। फुप्पो और फुप्पा जब भी अमेरिका से आते अब्बू के लिए खुशियाँ आ जाती। हमारे घर में भी रौनक सी हो जाती थी। मेरी 2 फुप्पो और भी थीं जो लाहौर में सेटल थीं। हमारे फुप्पा की मेरे अब्बू से बहुत बनती थी, इसी वजह से वो हमेशा हमारे घर ही रहते और जिससे मिलना होता अब्बू के साथ जाते और मिलकर वापस आ जाते। हमारी दोनों फुप्पियाँ जो कि लाहौर में ही रहती थीं, बड़ी फुप्पो को बहुत कहती कि आपा आप हमारे घर भी रहा करें, आप जब भी आती हैं बस भाईजान के घर ही रहती हैं। तो उस पर फुप्पो कहती, भाई मेरे मियाँ को कहीं और रहना नहीं अच्छा लगता और उनके बिना मैं नहीं रहती। हमारी दोनों छोटी फुप्पो अक्सर इस बात पर मुंह बना लेती। आदत की तो वो दोनों भी बहुत अच्छी थीं, मगर बड़ी फुप्पो की हमसे ज़्यादा अटैचमेंट देखकर जेलस हो जाती थीं और अक्सर इन बातों की वजह से अम्मी और अब्बू से मुँह बना के रखती थीं। उनको लगता था कि हम बड़ी फुप्पो को जानबूझकर अपने घर में रखते हैं ताकि वो जो कुछ भी लेकर आएँ वो हम रख सकें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फुप्पो और फुप्पा अब्बू से बहुत क्लोज थे, तब भी वो हमारे घर में रहने को फ़ौक़ियत देते थे। खैर, इन छोटी छोटी बातों पर बहस जब ज़्यादा बढ़ी तो बड़ी फुप्पो ने फ़ैसला किया कि अगली बार मैं जब आऊँगी तो पाकिस्तान में अपना घर लूँगी। वक्त गुजरा और फुप्पो वापस चली गईं। वो घर लेने वाली बात हम सब के जहन से कहीं निकल गई। साल गुजरा तो फुप्पो वापस पाकिस्तान आई। इस बार फुप्पो और फुप्पा अपने साथ काफ़ी रकम भी लेकर आए थे। अब्बू ने रकम देखी तो फुप्पो से पूछा, आपा खैरियत, इतने पैसे क्यों लेकर आई हैं? तो उस पे फुप्पो ने याद कराते हुए कहा कि मैंने तो कहा था ना कि अब पाकिस्तान में आऊँगी तो अपना मकान लूँगी। इस पे अब्बा ने कहा, आपा मकान की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो, आप एक माह के लिए तो आती हैं, मेरा घर है तो। फुप्पो ने कहा, नहीं भाई नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि 6 माह पाकिस्तान में रहूँगी और 6 माह अमेरिका में। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, सब जॉब वाले हैं और हम दोनों मियाँ बीवी अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। इसी वजह से हमने फ़ैसला किया है कि हम सर्दियों के दिन पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के बीच में गुजारेंगे और गर्मियों में अमेरिका चले जाया करेंगे। इससे मेरी दोनों बहनों का गिला भी ख़त्म हो जाएगा कि मैं उनके घर में नहीं रहती और हमारी एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। कल को मेरे बच्चे भी आकर रह सकते हैं। बस भाई अब तुम इनके साथ मिलकर कोई अच्छा सा मकान देखो। अब्बा ने फुप्पो की इस बात को समझा और फुप्पा के साथ मिलकर स्टेट एजेंट से रब्ता करना शुरू किया। काफ़ी मकान देखने के बाद कोई मकान समझ ना आया। 20-25 दिन गुजर गए। एक दिन स्टेट एजेंट का फ़ोन आया और कहा कि एक बहुत ही खूबसूरत मकान बिक रहा है, आप लोग देख लें। अब्बू ने फुप्पो को बताया तो अब्बू, फुप्पो और फुप्पा अम्मी के हमरा घर देखने के लिए चले गए। 3-4 घंटे गुजरने के बाद जब वो लोग वापस आए तो खुश नज़र आ रहे थे। हमारे पूछने पर अब्बा ने बताया कि फुप्पो लोगों को मकान पसंद आ गया है, कल हम लोग बयाना कर देंगे और 10 से 15 दिनों में मकान हैंड ओवर हो जाएगा। खैर, मकान मिलने के बाद फुप्पो हमें वहाँ लेके गईं। मकान बहुत ही खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा था। सफाई के बाद फुप्पो वहाँ शिफ्ट हो गई और मुझे अपने साथ ही रख लिया। मैं फुप्पो से काफ़ी अटैच था तो मैं भी खुशी खुशी रहने लग गया। कुछ वक्त गुजरा तो फुप्पो वापस अमेरिका चली गई और मैं अपने घर आ गया। घर लॉक कर दिया था और फिर मैं वेट करता रहा कि फुप्पो अमेरिका से कब वापस आएंगी ताकि मैं वापस जाकर उस घर में रह सकूं। फुप्पो का घर बहुत बड़ा और सुकूनदेह था। 5 बड़े बड़े कमरे थे। एक में फुप्पो और फुप्पा और एक मैंने अपने पास रख लिया था और बाकी सारे कमरे खाली थे। फुप्पो हर साल आया करती थी, मगर अचानक तबीयत की ख़राबी की वजह से फुप्पो इस साल नहीं आई। अगले साल भी जब आने का प्लान बना तो कोई प्रॉब्लम हो गई, फुप्पो नहीं आ सकी। फुप्पो का घर 2 साल से बंद था। चाबियाँ फुप्पो के पास ही थीं, तब भी वहाँ कोई सफाई भी नहीं कर सकता था। खैर, 2 साल बाद फुप्पो लोग आ गए। हमने एक दिन अपने पास रखा ताकि थकावट ख़त्म हो जाए। अगले दिन हम सब फुप्पो और फुप्पा को लेकर उनके घर गए। घर खोला तो 2 साल बंद रहने की वजह से वहाँ मिट्टी का अंबार था। मैं जबकि इस घर में काफ़ी रहा था, मगर इस बार मेरा दिल नहीं लग रहा था। अजीब सा खौफ था वहाँ। सफाई करने के बाद अब्बू लोग वापस चले गए और मैं फुप्पो लोगों के साथ ही रुक गया। रात के 11 बजे तो फुप्पो और फुप्पा सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने रूम में आ गया। रात को सोने से पहले फुप्पा ने सारे घर की लाइट्स ऑफ कर दी। मेरे कमरे से पूरा लाउंज और 2 कमरे नज़र आते थे। अंधेरे की वजह से मुझे बाहर लाउंज वाले हिस्से से डर लग रहा था। मैं कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता। बेसुकूनी की हालत में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे रूम के दरवाजे पर कोई खड़ा मुझे देख रहा है।
मुझे लगा कि फुप्पा होंगे, मगर जब आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। मैं उठा और रूम से बाहर की तरफ झांका। लाउंज के सामने वाले कमरों से अजीब सी वहशत आ रही थी। मैंने हिम्मत की और लाइट ऑन की। फुप्पो का कमरा मेरी दाहिनी तरफ था। मैं जब उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो दोनों तो बेसुध सो रहे हैं। मुझे लगा शायद ये मेरा ख्याल या वहम है। मैं वापस अपने रूम की तरफ बढ़ा, लाइट ऑफ की तो भागकर अपने रूम की तरफ चला गया और कानों में हैंड फ्री लगा लिए। गाने सुनते सुनते मैं कब सो गया पता नहीं चला। अगले दिन फुप्पो लोगों को एक दावत पर जाना था तो मैं थोड़ी देर के लिए घर चला गया। शाम को मेरे मोबाइल पर फुप्पो के PTCL से कॉल आई। मैंने हेलो किया मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद फुप्पो लोग आ गए और मुझे बुला रहे हैं और शायद सिग्नल का इशू है, इसी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। मैंने खुद से भी कॉल की तो कॉल किसी ने उठाई मगर वही मसला, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने घर वालों को कहा कि मैं जा रहा हूँ। ये कह के मैं फुप्पो के घर की तरफ निकल गया। घर के बाहर पहुँचने के बाद मैंने बेल बजाई मगर किसी ने नहीं खोला। शाम के 7 बज रहे थे, गली में भी कोई नहीं था। मैंने फिर बजाई मगर इस बार भी किसी ने नहीं खोला। अभी मैं इसी सोच में था कि मैंने गली में एक रिक्शा आते हुए देखा और वो देख के मैं घबरा गया जब देखा कि फुप्पो और फुप्पा तो रिक्शे में से उतर रहे हैं। मैंने फुप्पो से पूछा, फुप्पो अभी तो आप लोग आए थे, फिर कहाँ चले गए थे? तो उस पर फुप्पो ने कहा, अरे हम अभी तो आए हैं और तुम्हें मैंने कहा तो था कि जब आऊँगी तो कॉल करूँगी, तब आना। मैंने कहा, फुप्पो आप क्या कह रही हैं? आपने ही तो PTCL से कॉल की थी मगर आपकी आवाज़ नहीं आई तो मैं आ गया। बल्कि मैंने तो कॉल बैक भी की थी, उठाई पर वही आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सुन के फुप्पो भी परेशान हो गई कि नहीं बेटा, घर तो खाली था, फिर कैसे कॉल आ गई? मैं ये सुन के डर सा गया था। मुझे देख के फुप्पा ने बोला, अरे भाई कभी कभी सिग्नल की वजह से ऐसा हो जाता है, कॉल मिल जाती है। उस टाइम तो बात ख़त्म हो गई पर मुझे डर लग गया कि कहीं इस घर में कोई साया तो नहीं। घर आकर हमने बातें की, कुछ काम ख़त्म किए और सोने के लिए लेट गए। अचानक रात को फुप्पो के घर का PTCL बजना शुरू हो गया। अक्सर इसी टाइम फुप्पो के बच्चे अमेरिका से कॉल किया करते थे तो फुप्पो ने आवाज़ दी कि फ़ोन उठाओ। मैं नींद में उठा और लाउंज में बज रहा फ़ोन उठाया। आगे से किसी की आवाज़ नहीं आई। मैं हेलो करता रहा। मुझे लगा कि शायद सिग्नल का इशू है और फ़ोन रखकर सोने चला गया। कुछ देर गुजरी कि अचानक फिर से फ़ोन बजा। मैंने उठाया और हेलो किया मगर सिवाय शां शां के कोई आवाज़ नहीं थी। फुप्पो ने कहा कि ऐसा करो, फ़ोन का रिसीवर उठा के साइड में रख दो, हम सुबह खुद कॉल कर लेंगे। मैंने ऐसा ही किया, रिसीवर उठाया और साइड में रख दिया और वापस आकर सो गया। अभी सोए हुए 20-25 मिनट ही गुजरे थे कि फ़ोन फिर बजा। मैं नींद में था, उठने लगा तो ख्याल आया कि मैंने तो रिसीवर उठा के साइड में रख दिया था। बस फिर क्या था, मैं चीखा और फुप्पो के रूम में भागा। फुप्पो ने कहा, डरो नहीं, क्या पता तुमने सही से रखा ना हो। ऐसा करो PTCL उतार कर ले आओ, मैं साइड में रख देती हूँ। मैं डरते डरते लाउंज में गया और PTCL उठा के भाग के फुप्पो के रूम में ले आया। मुझे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे हद से ज़्यादा डरा हुआ देखकर फुप्पो ने कहा कि घबराओ मत, ऐसा करो कि अपना मैट्रेस मेरे रूम में ही लगा लो। मैं वहीं फुप्पो के रूम में लेट गया। घंटा गुजरा होगा कि अचानक फिर फ़ोन बजा। इस बार का बजना हम तीनों पर खौफ का कहर बन के टूटा। मेरी और फुप्पो की चीखें निकल आईं। फुप्पा भी बहुत परेशान हो गए कि बिना तार के कैसे फ़ोन बज रहा है। फुप्पो ने डर के मारे फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। रात हमने बहुत खौफ में गुजारी और सुबह होते ही एक आमिल के पास चले गए और उसको रात का वाक़या बताया। उसने कुछ हिसाब किया और कहा कि आपका घर काफ़ी टाइम से बंद रहा है, तभी वहाँ जिन्नात ने अपना बसेरा कर लिया है। ये सुन के हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। अभी तक ये बात हम तीनों के अलावा किसी को ना पता थी। आमिल ने हमें तावीज़ दिए कि एक घर में रखें और एक पानी की बोतल दी कि इसका छिड़काव पूरे घर में करना। बस फिर घर में तावीज़ लाने की देर थी कि जिन्नातों ने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। अभी पहली बार उस पानी का छिड़काव किया ही था कि अचानक हमें किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। हम तीनों बहुत खौफज़दा थे। आहिस्ता आहिस्ता बर्तन गिरने की आवाज़ बढ़ने लगी और साथ ही हमारी चीखें भी। मेरे फुप्पा ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो किसी गैर मरी मखलूक ने सामने पड़ा मेडिसिन का बैग उठा के उनको हवा में मारा। उसके बाद मुझे किसी गैबी मखलूक ने बेड से उठाकर नीचे की तरफ फेंक दिया। मेरी ये हालत देखकर मेरी फुप्पो ने अब्बू को कॉल कर दी और अब्बू आधी रात को हमें लेने के लिए आ गए। अब्बू के सामने भी बर्तन का गिरना बंद नहीं हुआ था। खैर हम जल्दी जल्दी घर से निकलने लगे और निकलते निकलते जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लंबे कद वाले साए हमें देख रहे थे और घर का सारा सामान ज़मीन से 2 इंच ऊपर फिजा में था। ऐसा खौफनाक मंजर हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। गली में टैक्सी थी, हम उसमें बैठने लगे
तो ऊपर घर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, अजीब सी चीखों की आवाज़ें। घर आकर फुप्पो बहुत रोईं कि इतनी मेहनत और पैसों से लिया हुआ मकान किसकी नज़र हो गया। अब्बू ने तसल्ली दी और उसी आमिल को ये सब बताया जिसके पास हम पहले भी गए थे, और उसको सारा वाक़या बताया। उस आमिल ने कहा कि आप हमें उस घर में ले चलें, हम वहाँ अमल करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब्बू और फुप्पा अगले ही दिन वहाँ गए और उस आमिल ने वहाँ कुछ अमल किया। अमल के दौरान उस आमिल ने पूछा कि तंग क्यों कर रहे हो, तो उन गैर मरई मखलूक़ों ने जवाब दिया कि हम यहाँ रहते हैं, इन्होंने आकर हमारा सुकून बर्बाद किया है। आमिल ने काफ़ी देर कोई अमल किया और एक काले रंग का मुर्गा जो वो साथ लेकर गया था वहीं ज़बह किया, और अब्बू लोगों को कहा कि अब सब ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। जब अब्बू ने घर आकर ये बताया तो सब सुकून में आ गए, मगर हमें क्या पता था कि इन चीज़ों से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होता। अगले ही दिन फुप्पो और फुप्पा तैयार हो गए कि बस हम घर जा रहे हैं। मुझे भी तैयार कर लिया, जबकि मैं अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था, मगर फिर तैयार हो गया कि अब तो सब ठीक है। हम घर पहुँचे तो घर की हालत बहुत ख़राब थी, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह से हिली हुई थी। अभी तक उस घर से मनहूसियत टपक रही थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी और सफाई की। इतने में रात के 9 बज गए। खाना बनाया और खाया, और थकावट की वजह से सोने के लिए लेट गए। इस बार मैं अपने वाले रूम में ही लेट गया था। अभी हम सोए ही थे कि रात के तकरीबन 2 बजे टीवी ऊंची आवाज़ में ऑन हो गया। टीवी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हम तीनों उठ गए। लाउंज में आए तो दिमाग हिला का हिला रह गया। टीवी की तार तो निकली हुई थी, फिर टीवी कैसे ऑन था। इतने में किचन के सारे बर्तन टूटना शुरू हो गए। फिर से ये सब होता हुआ देखकर मैं अपना फ़ोन लेने भागा कि अब्बू को कॉल करता हूँ, मगर मेरा फ़ोन वहाँ मौजूद नहीं था। मैं फिर फुप्पो के रूम में भागा कि उनका फ़ोन लूँ, मगर उनका फ़ोन भी वहाँ मौजूद नहीं था। हम बहुत डर गए थे कि हमें कोने वाले कमरे से अचानक कुछ ज़ोर ज़ोर से टूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई। हम उस कमरे में गए और लाइट ऑन की तो वो मंज़र देखकर हमारी जान हलक को आ गई। वहाँ हम सबके फ़ोन टूटे हुए पड़े थे। टीवी की आवाज़ और बर्तनों का टूटना मुसलसल जारी था। हमें महसूस हो गया था कि हमने वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इस घर से निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा था। हम तीनों मेन गेट की तरफ भागे तो वो जाम हो गया था। हमने वहीं चीखें मारना शुरू कर दी। अभी हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लगे हुए थे कि हमारे पीछे से 2 लंबे कद वाले साये ने हमारे कान में आकर ऊंची आवाज़ में कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उनकी वो खौफनाक आवाज़ सुनकर हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। हमने फटाफट अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम लेते ही वो साये कहीं गायब हो गए और गेट खुल गया। हम तीनों जल्दी से घर से बाहर निकले। बाहर निकलकर जब हमने घर की तरफ देखा तो घर की हर खिड़की से नहायत भयानक शक्ल वाले साये हमें देखकर हंस रहे थे, और देखते ही देखते पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं। हम मुश्किल से घर पहुंचे तो अब्बू लोग हमारी हालत देखकर घबरा गए। हमने उनको जब सब बताया तो वो सब भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, और फिर हम दोबारा उस घर में कभी नहीं गए। फुप्पो ने वो मकान बेचने की बहुत कोशिश की, मगर जो भी उसको ख़रीदने आता वो चीज़ें उसको डरा देती। आज भी वो मकान उन्हीं जिन्नात के कब्ज़े में है और वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं। अब फुप्पो जब भी पाकिस्तान आती हैं तो हमारे ही घर रहती हैं, और आज तक हम उस घर को याद करते हैं तो काम जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो मुझे ईमेल करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।